भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा गया है? ऑप्शन ए में है चंद्रगुप्त द्वितीय, बी में है स्कंदगुप्त, सी में है कुमारगुप्त, डी में है समुद्रगुप्त, ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। चीनी यात्री हाईयान किसके शासनकाल में आया था? ऑप्शन ए में है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, बी में है समुद्रगुप्त, सी में है हर्षवर्धन, डी में है स्कंदगुप्त, ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। चीनी यात्री हाईयान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत पर हुनों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन ए में है स्कंदगुप्त, बी में है उपगुप्त, सी में है समुद्रगुप्त और डी में है श्रीगुप्त। आप सभी को बताना है कि भारत में हुनों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ। ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत पर हुनों का आक्रमण स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था। अगला प्रश्न है, गुप्तकालीन नवरत्न किसके दरबार में थे? गुप्तकालीन नवरत्न किसके दरबार में थे? ऑप्शन ए में है समुद्रगुप्त, बी में है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, सी में है स्कंदगुप्त, डी में उपरोक्त में से सभी और ई में उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुप्तकालीन नवरत्न जो है वह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए में है स्कंदगुप्त, बी में है धर्मपाल, सी में है कुमारगुप्त, डी में है समुद्रगुप्त, ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कुमारगुप्त था। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? ऑप्शन ए में है चंद्रगुप्त द्वितीय का, बी में है कनिष्क, सी में हर्षवर्धन, डी में पुलकेशिन द्वितीय, ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाणभट्ट जो है वह हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन की राजधानी थी? ऑप्शन ए में थानेश्वर, बी में उज्जैन, सी में कन्नौज, डी में पाटलिपुत्र, ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज थी। अगला प्रश्न है कि चीनी यात्री हुएनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन ए में है हर्षवर्धन, बी में है चंद्रगुप्त द्वितीय, सी में है धर्मपाल, डी में है देवपाल, ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। चीनी यात्री हुएनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में अंतिम विजय किसकी हुई? ऑप्शन ए में है पालों की, बी में है प्रतिहारों की, सी में है राष्ट्रकूटों की, डी में है चालुक्यों की और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। कन्नौज के लिए जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था उसमें विजय प्रतिहारों का हुआ था। तो ऑप्शन बी जो है यह सही उत्तर है इसका। अगला प्रश्न है कि किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वत को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया? ऑप्शन ए में है इंद्र
तृतीय, बी में है कृष्ण तृतीय, सी में है कृष्ण प्रथम, डी में है इंद्र प्रथम और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कृष्ण प्रथम ने एलोरा के पर्वत को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है कि बतापी किसकी राजधानी थी? बतापी किसकी राजधानी थी? ऑप्शन ए में है चोल, बी में है पांडे, सी में है चेर, डी में है चालुक्य और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। बतापी जो है वह चालुक्य की राजधानी थी। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि स्थानीय स्वशासन किसके प्रशासन की मुख्य विशेषता है? ऑप्शन ए में है चोल, बी में है राष्ट्रकूट, सी में है चालुक्य, डी में है पाल और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। स्थानीय स्वशासन जो है वह चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता थी। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन ए में है राजेंद्र प्रथम, बी में है विजयालय, सी में है राज प्रथम, डी में है कुलोतुंग प्रथम और ई में है उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राज प्रथम ने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है एलिफेंटा गुफा मंदिरों का निर्माण किसके समय में हुआ था? ऑप्शन ए में है पाल, बी में है चोल, सी में है चालुक्य, डी में है राष्ट्रकूट और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। एलिफेंटा गुफा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट के समय में हुआ था। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन ए में है नरसिंह वर्मन प्रथम, ऑप्शन बी में है नरसिंह वर्मन द्वितीय, सी में है महेंद्र वर्मन, डी में है सिंह विष्णु और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि कश्मीर में मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ई में है दिद्दा, बी में है संग्रामराज, सी में है ललितादित्य मुक्तापीड और डी में है जय सिंह, ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। कश्मीर में मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण ललितादित्य मुक्तापिंड ने करवाया था। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर कब आक्रमण किया था? ऑप्शन ए में है 710 ईस्वी, बी में है 711 ईस्वी, सी में है 712 ईस्वी, डी में है 715 ईस्वी और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर 712 ईस्वी में आक्रमण किया था। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि किस मुस्लिम आक्रमणकारी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा था? ऑप्शन ए में है मोहम्मद बिन कासिम, बी में है महमूद गजनवी, सी में है मोहम्मद गौरी, डी में है तैमूर लंग और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। सोमनाथ मंदिर को महमूद गजनवी ने लूटा था। तो बी नंबर जो ऑप्शन है इसका सही है। अगला प्रश्न है कि लाख बख्श किसे कहा जाता था? ऑप्शन ए में है कुतुबुद्दीन ऐबक, बी में है फिरोज शाह तुगलक, सी में है रजिया सुल्तान, डी में है नासिरुद्दीन महमूद और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। लाख बख्श के नाम से
कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि सिजदा एवं पाबोश प्रथा किसने चलाई? ऑप्शन ए में है रजिया, बी में है आराम शाह, सी में है बलवन और डी में है अलाउद्दीन खिलजी और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बलवन ने सिजदा एवं पाबोश प्रथा की शुरुआत की थी। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है तूती ए हिंद यानी हिंद का तोता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए में है अमीर खुसरो, बी में है अल बरूनी, सी में है अबुल फजल, डी में है फैजी और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तूती ए हिंद या हिंद का तोता अमीर खुसरो को कहा जाता है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि किस सुल्तान ने सिकंदर शानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि ग्रहण की थी? ऑप्शन ए में है अलाउद्दीन खिलजी, बी में है मोहम्मद बिन तुगलक, सी में है फिरोज शाह तुगलक, डी में है सिकंदर लोडी और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर शानी या फिर द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अस्थाई सेना की प्रथा किसने प्रारंभ की? ऑप्शन ए में है इल्तुतमिश, बी में है रजिया, सी में है अलाउद्दीन खिलजी, डी में है मोहम्मद बिन तुगलक और ई में है उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी ने अस्थाई सेना की प्रथा को प्रारंभ किया था। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ हस्तांतरित की थी? ऑप्शन ए में है वारंगल, बी में है हम्पी, सी में है दौलताबाद, डी में है लाहौर और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दौलताबाद हस्तांतरित किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान को पागल कहा गया है? ऑप्शन ए में है नासरुद्दीन महमूद, बी में है मुबारक खिलजी, सी में है मोहम्मद बिन तुगलक और डी में है उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक को। निम्नलिखित में से किस सुल्तान को पागल कहा गया है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को पागल कहा गया है। अगला प्रश्न है कि तैमूरलंग ने 1398 ईस्वी में किसके शासनकाल में आक्रमण किया? ऑप्शन ए में है नासरुद्दीन महमूद, बी में है मुबारक खिलजी, सी में है खिर्ज खां, डी में है बहलोल लोदी और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तैमूरलंग ने 1398 ईस्वी में नासरुद्दीन महमूद के शासनकाल में आक्रमण किया था। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया कर किसने आरोपित किया? ऑप्शन ए में है इल्तुतमिश, बी में है बलवन, सी में है फिरोज तुगलक, डी में है अलाउद्दीन खिलजी, ई में है उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक ने सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम किस सुल्तान ने सिंचाई कर लगाया? ऑप्शन ए में है फिरोज तुगलक, बी में है जलालुद्दीन खिलजी, सी में है गयासुद्दीन तुगलक, डी में है अलाउद्दीन खिलजी, ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सर्वप्रथम फिरोज तुगलक ने सिंचाई कर को लगाया था। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दिल्ली के सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी।
आपको बताना है दिल्ली का कौन सुल्तान था जिसने अपनी आत्मकथा लिखी। ऑप्शन ए में है मोहम्मद बिन तुगलक, बी में है सिकंदर लोदी और सी में है फिरोज तुगलक, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक ने अपनी आत्मकथा लिखी। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, गुलरुखी के नाम से कौन जाना जाता था। ऑप्शन ए में है सिकंदर लोदी, बी में है अर्जुन देव, सी में है फिरोज तुगलक, डी में है उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। गुलरुखी के नाम से सिकंदर लोदी को जाना जाता था। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था। ऑप्शन ए में है इल्तुतमिश, बी में है अलाउद्दीन खिलजी, सी में है मोहम्मद बिन तुगलक, डी में है उपरोक्त सभी और ई में उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि पशुओं को पालतू बनाने की शुरुआत कब से हुई। ऑप्शन ए में है 12,000 साल पहले, बी में है 10,000 साल पहले, सी में है 8,000 साल पहले, डी में है उपरोक्त में सभी और ई में इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 12,000 साल पहले पशुओं को पालतू बनाने की शुरुआत हुई थी। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि पुरापाषाण काल का समय कितने वर्ष पूर्व है। ऑप्शन ए में है 20 लाख से 12,000 ईसा पूर्व, बी में है 20 लाख से 4700 ईसा पूर्व और सी में है 15 लाख से 12,000 ईसा पूर्व, डी में है 10 लाख से 12,000 ईसा पूर्व और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुरापाषाण काल का जो समय है वह 20 लाख से 12,000 ईसा पूर्व है। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कहाँ के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। तो वह बुर्ज होम में। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि शैल चित्र कहाँ मिले हैं। ऑप्शन ए में है मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं से, बी में है हरियाणा तथा हिमाचल की गुफाओं से, सी में है जम्मू तथा पंजाब की गुफाओं से, डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक और ई में इनमें से कोई नहीं। शैल चित्र जो है वह मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिला है। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लोगों द्वारा पौधे लगाने और जानवरों की देखभाल करने को क्या नाम दिया गया। ऑप्शन ए में है बसने की प्रक्रिया, बी में है घर, सी में है झुंड और डी में है कबीला, ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। लोगों द्वारा पौधे लगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि लोग पर्वतीय गुफाओं में रहते थे, यहाँ उन्हें किससे राहत मिलती थी। ऑप्शन ए में है बारिश से, बी में है धूप से, सी में है हवाओं से, डी में उपरोक्त सभी से, ई में उपर्युक्त में से कोई नहीं। लोग पर्वतीय गुफाओं में रहते थे और यहाँ उन्हें बारिश से भी राहत मिलती थी, धूप से भी राहत मिलती थी, हवाओं से भी राहत मिलती थी। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर है, उपयुक्त में से सभी। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि नवपाषाण युग का आरंभ कब हुआ। ऑप्शन ए में है 12,000 साल पहले, बी में है 10,000 साल पहले, सी में है 9500 साल पहले और डी में है 8,000 साल पहले, ई में है उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। नवपाषाण युग का आरंभ
10,000 साल पहले हुआ था। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि पाषाण औजार बनाने की तकनीक क्या नहीं थी। ऑप्शन ए में है पत्थर से मिश्र धातु बनाना, बी में है पत्थर से पत्थर को टकराना, सी में है दबाव शल्क तकनीक और डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या नहीं था? तो पत्थर से मिश्र धातु को बनाना, यह तकनीक पाषाण औजार का नहीं है। अगला प्रश्न है कि भारत में शुतुरमुर्ग किस युग में होते थे। ऑप्शन ए में है नवपाषाण युग में, बी में है मध्यपाषाण युग में, सी में है पुरापाषाण युग में, डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। भारत में शुतुरमुर्ग पुरापाषाण युग में होते थे। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है। राजनीतिक विज्ञान से पहला प्रश्न है कि मूल अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय कितने प्रकार की रिट जारी कर सकता है। ऑप्शन ए में है 5 प्रकार का, बी में है 7 प्रकार का, सी में है 6 प्रकार का, डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक और ई में उपर्युक्त में से कोई नहीं। मूल अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय 5 प्रकार का रिट जारी कर सकता है। तो ऑप्शन बी जो है यह सही है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है। ऑप्शन ए में है अनुच्छेद 20, बी में है अनुच्छेद 21 का ए, सी में है अनुच्छेद 21, डी में है अनुच्छेद 22 और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। अनुच्छेद 21 के ए के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार है, जो कि एक मूल अधिकार माना गया है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस में निहित है। ऑप्शन ए में है मूल अधिकार में, बी में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, सी में है मूल कर्तव्य में, डी में है सर्वोच्च न्यायालय में और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। लोक कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है वह राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है। ऑप्शन ए में है वाद योग है या असंता वाद योग है, सी में है वाद योग नहीं है, डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वह वाद योग नहीं है। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है। ऑप्शन ए में है भाग 1, बी में है भाग 3, सी में है भाग 2 और डी में है भाग 4 और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भाग 4 में किया गया है। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को निर्देश देता है कि वह समान कार्य के लिए समान वेतन निर्धारित करे, बी में है पर्यावरण की रक्षा करे, ग्राम पंचायत का संगठन करे या फिर डी में है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करे और ई में है उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। संविधान का जो अनुच्छेद 40 है वह राज्य को निर्देश देता है कि ग्राम पंचायत का संगठन करे
तो ऑप्शन सी जो है यह सही उत्तर है इसका। अगला प्रश्न है कि सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्ता एवं वृद्धा पेंशन की व्यवस्था निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए में है मूल अधिकार से, बी में है मूल कर्तव्य से, सी में है नीति निर्देशक तत्व से, डी में है ये सभी, और ई में उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर इनमें से कोई नहीं। राज्य द्वारा जो बेरोजगारी भत्ता एवं वृद्धा पेंशन की व्यवस्था की गई है यह नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है, तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि मूल भारतीय संविधान में नहीं था, मूल अधिकार नहीं था, निर्देशक तत्व नहीं था, मूल कर्तव्य नहीं था, ग्राम पंचायत का गठन नहीं था, या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर इनमें से कोई नहीं। मूल भारतीय संविधान में मूल्य कर्तव्य नहीं था, तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नीति निर्देशक तत्वों के किस अनुच्छेद में बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है? ऑप्शन ए में है अनुच्छेद 42, बी में है अनुच्छेद 44, सी में है अनुच्छेद 43 और डी में है अनुच्छेद 45, ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 45 में बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा है, तो ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न को देख, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। सूची 1 में संविधान का अनुच्छेद दिया गया है और सूची 2 में विषय दिया गया है। तो अनुच्छेद 40 में क्या है कि ग्राम पंचायतों का गठन, तो ये सही है, और बी में है अनुच्छेद 41 काम करने का अधिकार, ये भी सही है, और सी में है अनुच्छेद 44 और ये समान नागरिक संहिता से संबंधित है विषय है, ये भी सही है, और अनुच्छेद 45 ये है निःशुल्क शिक्षा से, निःशुल्क शिक्षा से संबंधित है बालकों को, तो अनुच्छेद 45 हो गया। और इसका जो विषय इसमें दिया गया है कृषि एवं पशुपालन की व्यवस्था, यह अनुच्छेद 48 के अंतर्गत का विषय है। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। संविधान के मूल कर्तव्य को शामिल करने की प्रेरणा किस संविधान से ली गई है? ऑप्शन ए में है रूस, बी में है फ्रांस, सी में है जर्मनी, डी में है चीन, ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर इनमें से कोई नहीं। संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल करने की प्रेरणा रूस की संविधान से ली गई है, तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि संविधान में मूल कर्तव्य की कुल संख्या कितना है? ऑप्शन ए में है 10, बी में 12, सी में 11, डी में 13, ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर इनमें से कोई नहीं। संविधान में मूल कर्तव्य की कुल संख्या 11 है, तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किया गया है? ऑप्शन ए में है कर्ण सिंह समिति, बी में है स्वर्ण सिंह समिति, सी में है कृपलानी समिति, डी में है देवराज अर्श समिति, और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर इनमें से कोई नहीं। संविधान में मूल कर्तव्य को स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया, तो ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ने का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए में है मूल अधिकारों को अधिक प्रभावी बनाना, बी में है मूल अधिकारों के महत्व को कम करना, और सी में है मूल अधिकारों तथा राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के मध्य सामंजस्य स्थापित करना, और डी में है राष्ट्र विरोधी एवं हिंसात्मक
कृत्यों पर नियंत्रण करना और इनमें उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ने का उद्देश्य था कि मूल अधिकारों को अधिक प्रभावी बनाना। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, क्या मूल कर्तव्य संविधान की ओर क्या मूल कर्तव्य संविधान की ओर से नागरिक को निर्देश है? ऑप्शन ए में है हाँ, बी में नहीं, सी में सिर्फ कुछ मूल कर्तव्य, डी में है विशेष परिस्थिति में और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, विशेष परिस्थिति में मूल कर्तव्य संविधान की ओर से नागरिकों को निर्देश है। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि भारतीय संघ की शक्ति किस में निहित है? ऑप्शन ए में है सांसद में, बी में है राष्ट्रपति में, सी में है प्रधानमंत्री में, डी में है मंत्रिमंडल में, ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। भारतीय संघ की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है। हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल है। ऑप्शन ए में है सांसद के दोनों सदनों के सदस्य और राज्य की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य, बी में है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधानसभा एवं विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य, सी में है संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, डी में है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी में जो है सांसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य की विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य है ये राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में भाग लेते हैं। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितनी है? ऑप्शन ए में है 3 वर्ष, बी में है 6 वर्ष, सी में है 5 वर्ष, डी में है कोई सीमा नहीं है, ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। राष्ट्रपति की कार्यकाल की अवधि 5 वर्ष है। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद का निपटारा कौन करता है? ऑप्शन ए में है चुनाव आयोग, बी में है लोकसभा अध्यक्ष, सी में है लोकसभा महासचिव, डी में है सर्वोच्च न्यायालय और ये प्रयुक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय करता है। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? ऑप्शन ए में है उपराष्ट्रपति को, बी में है भारत के मुख्य न्यायाधीश को, सी में है लोकसभा अध्यक्ष को, डी में है प्रधानमंत्री को और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। राष्ट्रपति जो है वह अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? कौन सी विधि अपनाई जाती है? ऑप्शन ए में है अनुपातिक प्रतिनिधित्व या फिर एकल संक्रमणीय मत पद्धति, सी में है अप्रत्यक्ष मतदान, डी में उपर्युक्त सभी, ई में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, यानी अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली भी, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली भी और सी में अप्रत्यक्ष मतदान। ये तीनों प्रणाली अपनाई जाती है राष्ट्रपति के चुनाव में। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर है। हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं कि राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता
की शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन ए में है उपराष्ट्रपति, बी में है लोकसभा अध्यक्ष, सी में है भारत का मुख्य न्यायाधीश, डी में है उपरोक्त में से कोई नहीं और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति कौन हैं? ऑप्शन ए में है बीवी गिरी, बी में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी में है नीलम संजीव रेड्डी और डी में एपीजे अब्दुल कलाम, ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी थे। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप सांसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? ए में है लोकसभा में, बी में है राज्यसभा में, सी में संसद के किसी सदन द्वारा और डी में उपयुक्त में से किसी के द्वारा नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संसद के किसी भी सदन द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के सदन में पारित किया जा सकता है। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? ऑप्शन ए में है राष्ट्रपति, बी में है थल सेनाध्यक्ष, सी में है प्रधानमंत्री, डी में है रक्षा मंत्री और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसका कार्यभार कौन संभालता है? ऑप्शन ए में है उपराष्ट्रपति, बी में है प्रधानमंत्री, सी में है लोकसभा अध्यक्ष, डी में है भारत का मुख्य न्यायाधीश और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपराष्ट्रपति संभालता है जब राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में। अगर राष्ट्रपति नहीं रहने के बाद अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो उस स्थिति में राष्ट्रपति का जो पद का कार्यभार होगा वह भारत के मुख्य न्यायाधीश पर चला जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालता है और जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित रहेगा तो उस स्थिति में राष्ट्रपति का जो कार्यभार संभालेगा वह भारत का मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभाल सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी भारत का मुख्य न्यायाधीश। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रपति का कार्यभार संभालने वाले भारत का एकमात्र मुख्य न्यायाधीश कौन है? ऑप्शन ए में है न्यायमूर्ति के सुब्बाराव, बी में है न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला, सी में है न्यायमूर्ति वाई चंद्रचूड़ और डी में है न्यायमूर्ति एम एच कानिया और ई में है उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। राष्ट्रपति का कार्यभार संभालने वाला भारत का एकमात्र मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि केरल और लद्दाख किस तरह से भिन्न है? ऑप्शन ए में है भौगोलिक विशेषताएं, बी में है ऐतिहासिक विशेषताएं, सी में है ए और बी, डी में इनमें से कोई नहीं या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक। केरल और जो लद्दाख एक दूसरे से भिन्न है उसका मुख्य कारण है भौगोलिक विशेषता। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अनेकता में एकता का विचार किसने दिया?
ऑप्शन ए में है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, बी में है जवाहरलाल नेहरू ने, सी में है इंदिरा गांधी ने, डी में है रविंद्रनाथ टैगोर ने, ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनेकता में एकता का विचार जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजी में सब्जेक्ट का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए में है विषय, बी में है प्रजा, सी में उपरोक्त दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में दोनों, विषय भी और प्रजा भी। अगला प्रश्न है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी थी। ऑप्शन ए में है पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी में है लाल बहादुर शास्त्री, सी में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी में है इंदिरा गांधी, और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर इनमें से कोई नहीं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था। तो ऑप्शन बी जो है, नहीं सॉरी, ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि विविधता का अर्थ क्या। विविधता का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए में भिन्नता, बी में अलग अलग, सी में अनेकता, डी में उपरोक्त सभी, और इनमें से कोई नहीं। विविधता का अर्थ जो है उपरोक्त में से जो सभी है ये हो जाएगा ऑप्शन डी इसका सही। यानी विविधता का अर्थ है भिन्नता भी, अलग अलग भी, अनेकता भी। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि हमारे राष्ट्रगान की रचना किसने की है। ऑप्शन ए में है पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी में है महात्मा गांधी, सी में है बंकिम चंद्र चटर्जी, और डी में है रविंद्रनाथ टैगोर, ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रविंद्रनाथ टैगोर ने हमारे राष्ट्रगान की रचना की है। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि दलितों का सरकार द्वारा कौन सा वर्ग में रखा गया है। दलितों को सरकार द्वारा कौन सा वर्ग में रखा गया है। ए में है समान वर्ग, बी में है अनुसूचित जाति, सी में है पिछड़ा वर्ग, डी में है अनुसूचित जनजाति, और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर इनमें से कोई नहीं। दलितों को सरकार द्वारा अनुसूचित जाति में रखा गया है। तो ऑप्शन बी जो है इसका ये सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि रूढ़िवादी से आप क्या समझते हैं। ऑप्शन ए में है लोगों को एक छवि में रखना, बी में अन्य लोगों को नकारात्मक रूप से आंकना, सी में है लोगों को प्रेरित करना, डी में है इनमें से कोई नहीं, ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक। रूढ़िवादी से हम ये समझते हैं कि लोगों को एक छवि में रखना। ऑप्शन ए जो है इसका ये सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि हमारी एकता को महत्वपूर्ण कारक के रूप में किसे देखा जाता है। ऑप्शन ए में है धर्मनिरपेक्षता को, बी में है कट्टरपंथी को, सी में है धार्मिकता को, डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर इनमें से कोई नहीं। हमारी एकता के महत्वपूर्ण कारक के रूप में धर्मनिरपेक्षता को हमारी एकता के महत्वपूर्ण कारक के रूप में धर्मनिरपेक्षता को देखा जाता है। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि भारत की अधिकतर आबादी कहाँ रहती है। ऑप्शन ए में है शहरों में, बी में है महलों में, सी में है गांवों में, डी में है पहाड़ों में, ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत की अधिकतर आबादी गांवों में रहती है। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है पूर्वाग्रह के कारण हमारा व्यवहार कैसा होता है। ऑप्शन ए में हितकारी, बी में दुखदाई, सी में प्रसन्न करने वाला, डी में मैत्रीपूर्ण, ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर इनमें से कोई नहीं। पूर्वाग्रह के कारण हमारा व्यवहार जो है वह दुखदाई हो जाता है। तो ऑप्शन बी जो है इसका ये सही उत्तर है।
अगला प्रश्न है, जब स्टेशन पर डॉक्टर भीमराव को भेदभाव से पीड़ित होना पड़ा तो वे कितने वर्ष के थे? ऑप्शन ए में है 7 वर्ष के, बी में है 8 वर्ष के, सी में है 9 वर्ष के, डी में है 11 वर्ष के, ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वे 9 वर्ष के थे। धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद। मिलते हैं अगले दिन फिर 40 इतिहास से और 40 राजनीतिक विज्ञान के प्रश्न और उत्तर के साथ। अगर आप लोगों को मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर अवश्य कर दिया कीजिए।